नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे स्टॉक्स फॉर द वीक के नए वीडियो में। अभी मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा टेक्निक शेयर करने वाला हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है कि ऑपरेटर्स हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए यूज करते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ जो भी आज के वीडियो में शेयर करूंगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि यही 100% होता होगा, बट मैंने मोस्टली बहुत सारे स्टॉक्स में और मैंने अपने पूरे करियर में ये चीज को बहुत टाइम नोटिस किया है। अभी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप लोगों को भी ये चीज नोटिस होगा और आप लोगों को फील होगा कि अरे यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है और ये चीज सेम मैंने भी फेस की थी कि कभी भी कोई स्टॉक एक ब्रेकआउट करता है। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि आज सोशल मीडिया पे और आज यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है ना कि आपको कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो इजीली आप लोगों को पता चल जाता है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि एक स्टॉक है एबीसी लिमिटेड, उसका ब्रेकआउट पॉइंट था 100 रुपीज और वो स्टॉक ने ब्रेकआउट किया और 110 पे चला गया। तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता है कि मार्केट में सब लोगों का ध्यान वो स्टॉक के ऊपर गया होगा? 100% सब लोगों का ध्यान वो स्टॉक पे चला जाता है। उसके बाद क्या होता है ना कि मार्केट में सब लोगों का ध्यान वो स्टॉक पे चला जाता है और सब लोग वो स्टॉक के ऊपर ज्यादातर फोकस करते हैं। अभी समझो वो स्टॉक का ब्रेकआउट था 100 रुपीज, वो स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया और 110 के ऊपर चला गया। तो आप हो या मैं हूं, हमारा सबका ध्यान उसके ऊपर चला जाता है बिकॉज सब लोगों को पता है कि भाई 100 रुपीज पे रेजिस्टेंस था। तो ये चीज क्या आप लोगों को ये नहीं लगता है कि जो स्टॉक को वो चला रहा है, फॉर एग्जांपल सो कॉल्ड जिसे हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, ये चीज उसे नहीं पता होगी कि मार्केट में सब लोगों को पता है कि भाई 100 रुपीज का इसका रेजिस्टेंस था। तो जनरली वो लोग क्या करते हैं ना कि अगर उन्होंने वो स्टॉक का ब्रेकआउट 100 रुपीज पे किया है तो वो स्टॉक को वो लोग 150 या 160 रुपीज तक लेके जाते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट में वो स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम पकड़ लेता है। अब यहां से ही अपनी कहानी शुरू होती है। जो भी रिटेल ट्रेडर होते हैं वो 150 में या 140 में वो स्टॉक को बाय कर लेते हैं बिकॉज वो टाइम पे ये मार्केट में स्टॉक बहुत हॉट होता है। मतलब वो टाइम पे मार्केट में ये स्टॉक के बारे में बहुत बातें चलती रहती है कि भाई ये स्टॉक का टारगेट 250 दिख रहा है, ये स्टॉक का टारगेट 500 दिख रहा है। पर यहाँ पे ही ऑपरेटर लोगों की रियल ट्रैप चालू होती है आप लोगों के लिए। वो लोग क्या करते हैं ना, वो स्टॉक को वापस 150 से 110 तक लेके आते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि वो लोग ये स्टॉक को 150 से 110 तक कैसे लेके आएंगे? एक चीज ये है कि वो लोग ये स्टॉक को बेचेंगे तो नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। अभी आप फिर से सोचिए, ये एक मैं आप लोगों को साइकोलॉजी बता रहा हूं। आप लोग सोचिए वो स्टॉक ने 100 रुपीज पे ब्रेकआउट किया और 150 रुपीज तक कैसे गया? बिकॉज जो भी वो सो कॉल्ड ऑपरेटर है उनकी बाइंग प्रेशर से वो स्टॉक ऊपर गया। अगर उन लोगों ने वो बाइंग प्रेशर ही निकाल दिया मार्केट में से, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो लोग वो स्टॉक को 150 रुपीज पे बेच के 110 तक लेके आएंगे। वो लोग ऐसा जरा भी नहीं करेंगे। सिर्फ वो लोग अपना बाइंग बंद कर देंगे और वो स्टॉक 150 रुपीज से लेके 110 तक वापस आ जाएगा। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टॉक 1 महीने में आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 महीने में आ जाता है, पर वो आता जरूर है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने 150 रुपीज पे या 140 रुपीज पे लिया है, वो लोग का दो चीज का प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। एक तो उनका टाइम वेस्ट होता है, दूसरा उनका जो पेशेंस होता है वो भी वेस्ट हो जाता है। मतलब प्राइस भी गिरता है और टाइम वेस्ट भी होता है। यहाँ से ही रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट जो है वो, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिटेल ट्रेडर इसलिए रिटेल नहीं है कि उसके पास कैपिटल कम है। रिटेल ट्रेडर इसलिए रिटेल ट्रेडर है कि उसके पास माइंडसेट नहीं है। अब क्या होगा ना कि जिस भी रिटेल ट्रेडर ने 140 या 150 रुपीज पे खरीदा था, वो रिटेल ट्रेडर इसको एग्जिट कर देगा 110 पे बिकॉज वो ऐसा सोचेगा कि मेरे खरीदने के बाद नीचे आ गया। भले उसका स्टॉप लॉस 90 रुपीज था या 80 रुपीज था, पर वो अपने स्टॉप लॉस पे वेट नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि मेरे खरीदने के बाद ये स्टॉक नीचे आ गया और टाइम भी इतना ले रहा है, उसकी जगह पे वो स्टॉक चल गया, ये स्टॉक चल गया, वही सब उनके दिमाग में चलता है। और उसके बाद वो वापस से 110 से 200 या 250 की रैली लेता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ स्टॉक शेयर करूंगा जो सेम ऐसे एग्जांपल आप लोगों के सामने है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ही ब्रेकआउट वाले स्टॉक शेयर करूंगा और ये साइकोलॉजी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और स्टार्टिंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। आप पे ऑपरेटर की साइकोलॉजी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ये आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये स्पॉट निफ्टी का चार्ट है।
अभी यहाँ पे क्लियरली चीज एकदम इंडिकेट हो रही है कि स्पॉट निफ्टी को अभी कंटिन्यूसली एक ही जगह पे रेजिस्टेंस आ रहा है विच इज 14,878। अगर मैं प्रिसाइज रहूं तो 14,880 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस स्पॉट निफ्टी ब्रेक करता है तो मेरे लिए इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट है 15,050 और 15,000 के ऊपर यहाँ पे जो आप देख रहे हो 15,320 का, ये मेरा फाइनल टारगेट रहेगा आने वाले वीक के लिए। अभी हम लोगों ने देखा कि लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 3 ही ट्रेडिंग डेज थे, इसीलिए मार्केट ने ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया है, पर जितने भी दिन ट्रेडिंग डेज थे मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम ही दिया है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा रहेगा कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मैं निफ्टी को इमीडिएटली बाय करूंगा। आने वाले वीक में मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 14,600 और 14,600 के नीचे अगर मैं निफ्टी को देखूंगा तो 14,200 तक भी आ सकता है। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो बैंक निफ्टी में भी बहुत क्लियर मुझे एक चीज यही दिख रही है कि बैंक निफ्टी को भी एक कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस है विच इज 33,975 का। अभी यहाँ पे ये वाला जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो ये बहुत टाइम से बैंक निफ्टी फेस कर रहा है। अगर मैं आपको 15 मिनट चार्ट में दिखाऊं तो आपको एक अच्छा ट्रेड दिखेगा। मैं आप लोगों को अभी से ही बैंक निफ्टी का एक ट्रेड दे देता हूं कि अगर बैंक निफ्टी 33,975 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आप इमीडिएटली उसको बाय कर सकते हो। मेरा जो इसमें नेक्स्ट टारगेट मतलब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 35,100 और 35,100 के ऊपर ऑलमोस्ट 36,500 का लेवल है। मैं बैंक निफ्टी में आप लोगों को इतने बड़े रेजिस्टेंस इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में मैं एक बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरे हिसाब से वो मूव अपसाइड की होनी चाहिए और अगर ये डाउन साइड को मूव देखने मिला तो मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो है 33,000 का और 33,000 के नीचे मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहे हैं वो है 30,940 का। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए बैंक निफ्टी के लिए। अभी जो मैं ऑपरेटर वाली जो आप लोगों को बात बता रहा था हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में, वो मैं आप लोगों को पहले चार्ट में एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ऑपरेटर के पास आप लोगों को हराने के लिए सिर्फ दो ही चीज होता है, एक होता है टाइम और दूसरा होता है प्राइस। अगर आप लोगों को कोई स्टॉक आप परचेस करते हो और बहुत टाइम से वो स्टॉक अपने वही लेवल पे है या वो लेवल के नीचे जाता है तो भी आप एक मतलब इम्पेशंस होके वो स्टॉक में से एग्जिट कर लेते हो। तो ये होता है कि आप लोगों को एक ऑपरेटर अपने टाइम के हिसाब से आप लोगों को परेशान करता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो रेड लाइन बनाई, आप समझो कि किसी स्टॉक में वो रेजिस्टेंस था। अभी वो स्टॉक वो रेजिस्टेंस कभी पार नहीं करता था तो मार्केट में सब लोगों को पता है कि ये जो रेड लाइन है, तो फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक का नाम एबीसी लिमिटेड रख देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस लाइन पूरे मार्केट में सब लोगों को पता थी। एक दिन क्या होता है ना कि स्टॉक अच्छे मोमेंटम से वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। अभी मुझे आप एक बात बताइए कि अगर एक रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में कोई भी स्टॉक ब्रेक करता है जिसके बारे में मार्केट में सब लोगों को पता है, तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता है कि ऑपरेटर को भी ये चीज पता होगी कि भाई मार्केट में ये चीज सबको पता है। तो जनरली क्या होता है ना कि कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है बाइंग पावर की वजह से। तो ऑपरेटर ने जो भी अपने बाइंग पावर से ये स्टॉक को ब्रेकआउट किया है उसके बाद वो स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे दो चीज हो जाती है। पहले तो ऑपरेटर अपनी बाइंग प्रेशर वहां से हटा देगा। तो जो भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे परचेस करते हैं हाई प्राइस में, ध्यान दीजिए जो भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे परचेस करते हैं, यहाँ पे क्या होता है ना कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन स्टॉक कहीं नहीं जाता है। मतलब ऑलमोस्ट कभी तो कभी ऐसा हो जाता है कि एक एक महीना, 6-6 महीने तक स्टॉक कहीं पे भी मूव नहीं करता है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप वो स्टॉक में अभी भी बने रहोगे? जनरली बहुत सारे रिटेल ट्रेडर वो स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं सिर्फ ये रीजन से कि अरे यार कितना टाइम हो गया, अभी तक ये स्टॉक चल नहीं रहा है तो हम लोग इसमें से एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि एक सडन मूव आती है मार्केट में, वापस से वो स्टॉक एक अच्छी रैली लेता है और वापस से ऊपर चले जाता है और कंटिन्यूसली अगेन वापस से रिटेल ट्रेडर ये स्टॉक को यहाँ पे ही खरीदते हैं। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये वाला जो ट्रैप है वो एक पहला ट्रैप है जिससे आपको ऑपरेटर मतलब ये ट्रैप में ये हो जाता है ना कि आपको वो टाइम के बेसिस पे हरा देता है। अभी जो दूसरा ट्रैप है वो एक ऐसा चीज है कि समझो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, अब ऑपरेटर क्या करता है यहाँ पे टाइम और प्राइस दोनों का यूज करता है। फॉर एग्जांपल देखो बहुत दिन तक वो स्टॉक को कहीं पे भी मूव नहीं करता है। अभी हम लोग यही अज़म कर रहे हैं कि कोई रिटेल ट्रेडर इसको यहाँ पे ही परचेस कर रहा है। अभी अगेन यहाँ पे परचेस करने के बाद ऑपरेटर क्या करता है, अपनी सिर्फ बाइंग प्रेशर हटा देता है, वहां से स्टॉक वापस से अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे आ जाता है। अभी यहाँ पे दो चीज क्या हुई, आप लोगों को टाइम से भी उन्होंने हरा दिया और आप लोगों को प्राइस वाइज भी डरा दिया। मतलब एक नॉर्मल ट्रेडर यहाँ पे तो 100%, जो ट्रेडर टाइम की फिक्र नहीं करता है, जो ट्रेडर ने लीवरेज नहीं ली है, शायद वो बेचेगा नहीं टाइम के टेंशन से। और अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो वो प्राइस से तो बेच ही देगा ना कि बॉस मैंने 150 रुपीज पे यहाँ पे खरीदा था और वापस से ये स्टॉक 100 रुपीज पे आ गया जो इसका ब्रेकआउट लेवल था।
पर यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप एग्जिट करते हो वैसे अपने जो ऑपरेटर्स लोग है अपने वापस से बाइंग प्रेशर से वो स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये जो दो ट्रैप है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पूरे लाइफ में समझे है कि ऑपरेटर्स कैसे हम लोगों को इसमें ट्रैप करते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को कहीं भी कोई भी बुक में ये चीज नहीं मिलेगी। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल भी बता देता हूं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हुए थे। तो देखो ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, ये इप्का लेबोरेटरी का ट्रेड है। ये इप्का लेबोरेटरी का जो ट्रेड है ना, इसने ब्रेकआउट किया था मार्च 2019 में, मतलब जब कोविड का टाइम आया था वो टाइम पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था। और आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक है ना, अभी आप जस्ट यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए जो मैंने आप लोगों को अभी समझाई, वो चीज को समझने की कोशिश करिए। ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे ये लेवल पे, ये 2014 का रेजिस्टेंस था 900 रुपीज का। मेरा यहाँ पे कुछ 1600 का टारगेट आ रहा था और ये वीकली चार्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी लीवरेज नहीं ली थी, कुछ भी मैंने ये स्टॉक में लीवरेज नहीं लिया था। आप देखो कि ये स्टॉक ने कितने वीक मतलब कंसोलिडेट किया। अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये वीकली चार्ट है। मैं आप लोगों को बेटर एक और अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए बता देता हूँ कि मंथ वाइज ये स्टॉक ने कितने कितने मंथ ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक ने 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ऑलमोस्ट 8 मंथ तक ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। अभी कोई भी नॉर्मल ट्रेडर है ना 8 मंथ तक तो कोई भी स्टॉक में होल्ड नहीं करेगा, भले उसका टारगेट 100% हो या कुछ भी हो। उसके बाद आप देखना चाहते हो ये स्टॉक में क्या हुआ 8 मंथ कंसोलिडेट करने के बाद, और एक बार तो वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे भी चला गया था और वापस ऊपर भी क्लोज दे दिया। आप देखो उसके बाद क्या हुआ, जो मेरा टारगेट था एग्जैक्टली वो टारगेट के भी बहुत ऊपर अच्छा खासा चला गया। मतलब मेरा टारगेट इसमें कुछ 16-1700 था, ये स्टॉक ने 2400 का हाई मारा। और अगर आप अभी देखोगे तो ये देखो क्या सिचुएशन है ये स्टॉक की। तो अभी आप लोगों को ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले जूम इन करके बताया था, अभी वो कंसोलिडेशन पीरियड आप लोगों को बहुत छोटा दिखता होगा, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। वो पीरियड में वेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आप लोगों को आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो बता दूं। मैं आप लोगों को पहले जो है वो ब्रेकआउट वाला स्टॉक बता रहा हूं, जहां पे मैं आप लोगों को जो फर्स्ट एग्जांपल बताया टाइम वाला। तो देखो हैप्पीएस्ट माइंड ने एक अच्छा रैली लिया, उसके बाद कंटिन्यूसली वो टाइम ले रहा था। मतलब ऑपरेटर्स लोग क्या करते हैं ना, जो मैंने आप लोगों को दो एग्जांपल बताया उसमें से फर्स्ट वाला एग्जांपल ये स्टॉक में किया। अभी हैप्पीएस्ट माइंड ने अपना जो रिसेंटली रेजिस्टेंस था 587 का उसको ब्रेक किया है। इसमें जो मेरा अपसाइड टारगेट है वो 730 का लग रहा है और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 540 का है। तो देखो मैंने आप लोगों को जो दो चीज बताई कि ऑपरेटर आप लोगों को कैसे यूज करते हैं, कैसे ट्रैप करते हैं, उसमें से एक एग्जांपल यहाँ पे है। दूसरा जो मुझे स्टॉक दिख रहा है वो हमारा बहुत ही फेमस स्टॉक है। मैंने इसको बुर्ज खलीफा करके नाम दिया था और बहुत लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था। अभी यहाँ पे आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ये टाटा मेटालिक का चार्ट है। मैंने कुछ महीने पहले मतलब इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी मैंने ये स्टॉक को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। वो टाइम पे इसका प्राइस 870 रुपीज चल रहा था। मैंने वहां पे भी क्लियरली बोला था कि इसका प्राइस अगर आप लोगों को परचेस करना है तो 700 और 670 रुपीज बहुत ही अच्छा प्राइस है। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दोनों चीज हुई है, टाइम से भी आप लोगों को थकाया और प्राइस से भी हम लोगों को डराया है। अभी इसका जो रेजिस्टेंस था वहां पे वो स्टॉक कंटिन्यूसली आ रहा था, हमेशा वो स्टॉक आ रहा था, पर ये स्टॉक ने कभी भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया 590 का। अगर आप देखोगे तो वीक वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 11 तक ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। ऑब्वियसली कोई भी इतना टाइम तो रुकेगा भी नहीं ना, भले अपना स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, पर नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स नहीं वेट करते। अभी देखो ये स्टॉक ने वापस से एक अच्छा पुल बैक दिखा रहा है। अभी मैं आप लोगों को डेली का चार्ट दिखाता हूँ। ये स्टॉक अभी रिसेंटली एक अपना अच्छा लेवल ब्रेक कर रहा है विच इज 850। अगर ये स्टॉक 850 के ऊपर ब्रेक करेगा तो जो मेरा एजम्पशन था वो कंटिन्यूसली इसमें आ जाएगा। ये इसका जो मेरा टारगेट है वो 970 1650 अभी भी कंटिन्यूसली वही टारगेट है। इसमें मैं अभी भी एक अच्छी अपसाइड देख रहा हूं। तो ये जो मेरा ट्रेड था वो अभी भी इंटैक्ट है और ये ट्रेड में मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन किया कि ऑपरेटर्स आप लोगों के साथ कैसे मतलब कैसे आप लोगों को ऑपरेटर ट्रैप करते हैं। अभी मैं आप लोगों को और एक स्टॉक दिखा देता हूं, इसका नाम है एनआईटी लिमिटेड। अभी आप देखो यहाँ पे भी वही हुआ। एनआईटी लिमिटेड का आप जो ये चार्ट देख रहे हो मंथली देख रहे हो। अभी इसको 130 और 120 रुपीज का एक रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे जो आप देख रख रहे हो। यहाँ पे मैंने सप्लाई जोन करके मार्क किया है। ये स्टॉक ने एक अच्छी रैली ली और 210 तक चला गया। उसके बाद अभी रिसेंटली ये स्टॉक वापस से 136 रुपीज तक आया था और ये स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग डे में ऑलमोस्ट 20% का सर्किट भी ले लिया है। तो अभी भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे 210 और 250 के लिए। इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 95 का बनेगा। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये स्टॉक ऑलरेडी 20% सर्किट हो गया था, इसलिए इसका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है।
आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके एक छोटा स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और इसमें जो पोटेंशियल है वो 250 से भी ज्यादा हो सकती है। अगेन मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूं कि यहाँ पे भी ऑपरेटर ने वही वाला ट्रैप यूज किया रिटेल ट्रेडर्स के लिए, तो ये NIIT लिमिटेड को आप ध्यान में रख सकते हो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट के लिए। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है सिटी यूनियन बैंक। अभी आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे पुराने यूजर्स है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, उन लोगों को पता है कि मैंने सिटी यूनियन बैंक का ब्रेकआउट मैंने बताया था 157 के आसपास, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली। अभी यहाँ पे भी देखो सेम स्ट्रैटेजी यूज हुई है ऑपरेटर्स लोगों के पास से। कितने वीक तक ये स्टॉक ने एक अच्छा टारगेट हिट करने के बाद कितने वीक तक मतलब प्राइस मोमेंटम को नीचे की तरफ ही लाया है। अभी अगेन यहाँ पे अभी ये वीक में ये स्टॉक ने एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया और वापस से रिवर्स हो रहा है। तो ये सिटी यूनियन बैंक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से। इसका जो टारगेट है वो 200 और 250 दिख रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आप 140 लगा सकते हो। तो ये थे मेरे सारे स्टॉक्स जो मुझे आप लोगों को बताने थे। देखो हमें हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड को ही नहीं देखना चाहिए, हमें हमेशा ऐसे सारे ट्रैप्स के भी ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपका रिस्क भी कम होता है और आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब अगर आपने ऑपरेटर्स का ट्रैप समझ लिया तो आप उन लोगों के साथ प्ले कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से और एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो लो रिस्क के साथ। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोगों को मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मेरी वेबसाइट में जा सकते हो vijaythakkar.com। आप यहाँ पे मोर डिटेल में जाके आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो कि भाई हमारे वर्कशॉप के अंदर कौन सी चीज कवर होती है। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपली ऑपरेटर्स आप लोगों के साथ ऐसे ट्रैप करते रहते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी शेयर की है रिलेटेड टू द ऑपरेटर, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब ये कोई भी कहीं पे भी बुक्स में अवेलेबल नहीं है या मार्केट में कहीं पे भी ये कोई चीज सिखाता नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और हाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि 26 अप्रैल से हमारा वर्कशॉप चालू होने वाला है। ये वर्कशॉप टोटल 6 डेज रहेगा। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन वर्कशॉप है। इसकी जो टाइमिंग है वो 7 PM से लेकर 9 PM तक की है। और अगर आप लोगों को जानना है कि ये वर्कशॉप के अंदर क्या क्या कवर है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों के साथ पूरे के पूरे 6 दिन सिर्फ टेक्निक शेयर नहीं करने वाला, मैं आप लोगों के साथ ऐसी बहुत सारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और एक ट्रेडर को कैसा माइंडसेट डेवलप करना चाहिए वो सारी चीजों पे भी बात करने वाला हूं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट। अगर आपकी ये दोनों चीज स्ट्रांग हो जाएगी तो आपका ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और हाँ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये कोई भी मार्केट में कहीं पे भी बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।